नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए अध्यक्ष के चुनाव तक सोनिया गांधी बनी रहेंगी कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला। 6 महीने बाद एआईसीसी की होगी बैठक। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा। कोरोना और चीन संकट समेत 5 मुद्दों पर प्रस्ताव पास। तो कांग्रेस की कमान फिलहाल सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सोनिया गांधी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। सोनिया गांधी अगले एआईसीसी के सत्र तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। 6 महीने बाद एआईसीसी की बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष चुना जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें, आज करीब 7 घंटे तक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत 40 वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होते ही सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी ने कहा कि बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसीलिए उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने का आग्रह किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी ने नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर कुछ नेताओं की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की आलोचना की। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में देश के अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव के मुताबिक पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने कोरोना महामारी, तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकट, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ, कब्जे के दुस्साहस का संकट है। पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा है कि पार्टी संविधान के हिसाब से जिन लोगों ने सोनिया गांधी को नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सीमा के अंदर रहते हुए बात उठाई थी, फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि ये अनुशासनहीनता का मामला है तो कार्रवाई की जा सकती है। सोनिया गांधी को जिन कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी लिखी, उनमें संगठन की भलाई के लिए चिंता जताई गई थी। नेताओं ने कहा कि हमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बदलाव करने की मांग की थी। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। पार्टी ने भी 2 दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि चिट्ठी में क्या है। लीडरशिप फुल टाइम और प्रभावी हो, वहीं लीडर फील्ड में एक्टिव रहे और उसका असर भी दिखे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाए जाएं और साथ ही लिखा कि इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म तुरंत बने। वहीं पार्टी में फिर से जोश भरने के लिए गाइडेंस मिले और साथ ही कांग्रेस का बेस कमजोर होने पर भी इस चिट्ठी में चिंता जताई गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 1 नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। उन्होंने ये ट्वीट एक अखबार में छपी रिपोर्ट पर किया है।
वहीं कोरोना महामारी में नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है और काम धंधों का कैसा बुरा हाल है, इसे लेकर हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को एक जॉब पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पर 40 ही दिनों में 69 लाख लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन नौकरी पाने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया इस पोर्टल पर, और वहीं इस हफ्ते में सिर्फ 691 को ही नौकरी मिली है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था और इस पर काम ढूंढने वाले और काम देने वाले दोनों मौजूद हैं। और वहीं खबर के मुताबिक नौकरी ढूंढ रहे सिर्फ 2% लोगों को काम मिल पाया है। वहीं 69 लाख प्रवासी मजदूरों में से 1.49 लाख लोगों को काम की पेशकश हुई, लेकिन कोरोना काल में सिर्फ 7,700 ही ज्वाइन कर पाए। बताया गया है कि अब इतने महीने खाली रहने के बाद लोग फिर काम पर लौटना चाहते हैं और इसी वजह से इस हफ्ते नौकरी खोजने वाले बहुत तेजी से बढ़े हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही नौकरी की खोज करने वाले लोग 80% तक बढ़ गए हैं, लेकिन नौकरी पाने वाले इस दौरान सिर्फ 9.87% ही बढ़ पाए हैं, जो चिंता की बात है। डेटा के मुताबिक इस पोर्टल पर 514 कंपनियां रजिस्टर हैं और इनमें से 443 ने 2.92 लाख जॉब्स पोस्ट की हैं और इसमें से 1.49 लाख को नौकरी की पेशकश की गई है। इस जॉब पोर्टल पर 77% नौकरियां 5 राज्यों के लिए हैं, जिनमें कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। बढ़ते आगे, देश में कृषि के क्षेत्र में बढ़त के बावजूद 31 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी किए जाने वाले तिमाही के आंकड़ों में जीडीपी में पहली बार गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 1996 से 1997 के बाद तिमाही जीडीपी के अनुमान सामने आने शुरू हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक देश की जीडीपी में सालाना गिरावट 5.2%, 1979 से 1980 में दर्ज की गई। वहीं लेकिन उस साल कृषि जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दी, जो कि 12.8 थी। और इससे पहले आपको बता दें 1972-73 में जीडीपी संकुचन 0.3% रहा और कृषि उत्पादन में गिरावट 5% रही। 1965 और 66 में जीडीपी संकुचन 3.7% रहा और कृषि उत्पादन में गिरावट 11% रही। और इसी तरह 1957 और 58 में जीडीपी संकुचन 1.2% के साथ कृषि उत्पादन दर में गिरावट 4.5% रही। हालांकि 2020-21 की तिमाही इस मामले में अलग हो सकती है। एक तरफ जहां अप्रैल-जून तिमाही में 2019 के मुकाबले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रैल-जून 2020 में 35.9% तक गिरा है, वहीं कृषि क्षेत्र में साल दर साल सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय ने इस बार गेहूं, चना और दूसरी रबी खाद्यान्नों का उत्पादन 151.72 मिलियन टन यानी पिछले साल की तुलना में 5.6% अधिक किया है। बढ़ते आगे, देश के दूसरे सबसे बड़े मुंबई एयरपोर्ट का संचालन कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व में जाने वाला है। वहीं आपको बता सकते हैं कि अडानी समूह जीवीके ग्रुप के साथ विवाद के निपटारे के बाद 74% हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अब तक जीवीके ग्रुप ज्यादा हिस्सेदारी के साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कर रहा था। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त और फायदेमंद एयरपोर्ट्स में से एक है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी के बाद 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अधीन आ जाएंगे और इसके बाद अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन जाएगा। और फिलहाल आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआर ग्रुप है, जो दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स जैसे हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है। बढ़ते आगे, केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है और यहां स्थित त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र को अपने फैसले पर फिर से गौर करना चाहिए। वहीं हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन स्पेशल पर्पस व्हीकल को सौंप दिया जाए, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। पिनराई विजयन ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से राशि देने को लेकर राज्य सरकार के राजी होने के बावजूद हवाई अड्डे का निजीकरण का केंद्र का फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता। बढ़ते आगे, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामले में अपना बयान दाखिल किया है। अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भूषण ने अपने बयान में कोई बदलाव नहीं किया है और न ही भूषण ने बिना शर्त माफी मांगी है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को विचार के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रशांत भूषण से कहा था कि वो कोर्ट की अवमानना वाले ट्वीट को लेकर माफी नहीं मांगने वाले अपने बयान पर पुनर्विचार करें और इसके लिए 2 से 3 दिन का समय उन्हें दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने 24 अगस्त तक की मोहलत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस मामले में होने वाली सजा की प्रकृति को किसी अन्य पीठ के पास भेजने की अपील की थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा कि उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जाने संबंधी पुनर्विचार याचिका पर जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उन्हें दी जाने वाली सजा लागू नहीं होगी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी है। सोमवार को सीबीआई की एक टीम ने कपूर अस्पताल में पूछताछ की। करीब 1 घंटे बाद टीम यहां से लौटी। कपूर अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत की ऑटोप्सी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय का नहीं होना सबसे अहम है। वहीं सीबीआई ये भी जानना चाहेगा कि सुशांत की ऑटोप्सी 14 जून की रात को क्यों हुई, सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र सरकार जल्द ही अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेजेस बंद रह सकते हैं। वहीं अलग अलग परीक्षाओं को मिली मंजूरी के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अनलॉक 4 में स्कूल कॉलेजेस समेत सभी शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक अनलॉक के चौथे चरण में भी सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को खोलने की मंजूरी अभी नहीं दी है। वहीं इसके साथ ही चौथे चरण में भी कंटेनमेंट जोन पर सख्त पाबंदी जारी रहने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में मेट्रो सर्विसेज को फिर से शुरू किया जा सकता है। 5 अगस्त से शुरू हुए अनलॉक के तीसरे चरण में जिम और योग संस्थान खोलने की मंजूरी दे दी गई थी और इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया गया था। अनलॉक के तीसरे चरण में नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया गया था और अनलॉक 3 में सरकार ने सिनेमा हॉल्स खोलने की मंजूरी नहीं दी थी और सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में भी सरकार सिनेमा हॉल्स खोलने की इजाजत नहीं देगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और नियमित रेल सेवाओं के भी फिलहाल शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट JEE 2020 की प्रवेश परीक्षा को लेकर अपील की है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से परीक्षा को टालने की अपील की है। आपको बता दें, ममता ने कहा है कि जब तक हालात काबू में नहीं आते तब तक परीक्षा को टाल देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मैंने फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देशों पर ऐतराज जताया था, जिसके मुताबिक यूजीसी ने सितंबर 2020 के अंत तक विश्वविद्यालयों कॉलेजों में टर्मिनल परीक्षाओं को पूरा करने के निर्देश दिए थे। ममता ने कहा था कि इससे छात्रों के जीवन को खतरे में डालने की बहुत बड़ी संभावना है। बढ़ते आगे, भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत ने कहा कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। बता दें कि चीन अभी भी पैंगोंग के इलाके में डटा हुआ है, वो फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता भी शामिल है। राजनयिक स्तर पर भी ये बातचीत हो चुकी है और अभी भी जारी है। वहीं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी चीन से बात कर रहे हैं। General Rawat further went on to say that because of differing perceptions on the line of actual control, at times intrusions do take place, but they must not convert itself into disputes. He says the armed forces are meant to ensure peace and tranquility on the border. They carry out surveillance and reconnaissance and ensure that no transgressions take place. However, when transgressions do take place, every effort is being made to resolve them diplomatically and through talks. But should diplomacy and talks not succeed, military options could be and will be exercised. रुक करते हैं राजस्थान का, जहां बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका का निस्तारण कर दिया है। वहीं साथ ही हाई कोर्ट ने बीएसपी की याचिका का भी निस्तारण कर दिया है और इस मामले में हाई कोर्ट ने स्पीकर को मामला तय करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल के एकल पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। दरअसल हाई कोर्ट में बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका लगाकर विधानसभा अध्यक्ष के 18 सितंबर 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी दी थी और दोनों याचिकाओं में हाई कोर्ट से सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मदन दिलावर की एसएलपी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुना चुका है, ऐसे में मदन दिलावर की याचिका प्रभावहीन हो गई है। सितंबर 2019 का जो फैसला था उसमें माननीय स्पीकर महोदय ने ये बोला था कि राजस्थान में समस्त बसपा पार्टी का विलय कर लिया गया है, जबकि बसपा एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, उसका विलय लीगली संभव नहीं है। विधानमंडल का एक अलग मैटर हो सकता है अगर, लेकिन उसके भी एक प्रोसीजर ये है कि उनको स्टेट लेवल का एक दल बनाना चाहिए था और उसके बाद उसको नेशनल लेवल पे उसको किसी भी मर्ज में पार्टी में मर्ज कर सकते थे। तो ये टेक्निकली त्रुटिवश जो फैसला है उसको अपन ने चैलेंज किया था कि ये वर्ड में गलत है और इससे लीगली इसकी कोई वाइबिलिटी नहीं है और उसके आधार पर कोर्ट ने हमारी बात को माना। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष जो बसपा और मदन दिलावर की याचिकाएं थी उन दोनों को निस्तारित कर दिया गया है। मदन दिलावर वाली याचिका के अंदर कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो मदन दिलावर ने याचिका स्पीकर महोदय के समक्ष लगाई थी उसी को स्पीकर जो है केशव मैगाचंद्र, जो मणिपुर असेंबली वाला जजमेंट है उसके तहत 3 माह के अंदर अंदर डिसाइड करे। और जो बसपा की याचिका थी उसको निस्तारित कर दिया गया है और जितना वीसी के थ्रू बात ऑर्डर समझ में आया है उसके तहत उनको लिबर्टी दी गई है कि अगर वो एग्रीड हैं तो वो स्पीकर के समक्ष अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और वहीं राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सदन में विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा। हालात ये हो गए कि हंगामा करने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को सदन से बाहर निकालने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद सदन में गतिरोध पैदा हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। इस हो हल्ले और हंगामे के दौरान सरकार ने 7 विधेयक पारित करा लिए। इनमें कुछ पर चर्चा हुई और कुछ पर नहीं हुई, जिसमें पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने और विधायक के विदेश यात्रा से जुड़े बिल को भी पास कराया गया, जिसके मुताबिक पूर्व विधायकों की पेंशन 12,500 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए या विधायक को मिले अंतिम वेतन के 50% के बराबर हो गई है। प्रस्ताव रखिए निकालने का प्रस्ताव रखिए, निकालने प्रस्ताव रखिए, प्रस्ताव रखिए, राजेंद्र राठौड़ का नाम लिखिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राजेंद्र राठौड़ जी को इस सत्र के आखिर तक के लिए बाहर निकाल दिया जाए।
और बात छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू होगा। कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि, टेस्ट और रिकवरी में पिछड़ने से लेकर अवैध शराब, अवैध उत्खनन, गाय और हाथियों की मौत के मामले में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि 4 दिन के सत्र में पहले दिन राज्य के पहले सीएम रहे अजीत जोगी समेत अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद बचे 3 दिनों में स्थगन प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाने विधानसभा में ही भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें, मानसून सत्र की शुरुआत 25 अगस्त से होगी और इसके बाद 26, 27 और 28 अगस्त को 3 दिन ही चर्चा हो पाएगी। और इस दौरान विपक्ष के पास किसानों से लेकर कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में मुद्दे हैं। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार की हर विषय पर पूरी तैयारी है कि 3 दिन में कितने विषय पे चर्चा हो पाएगी। और मुझे लगता है कि यदि वास्तविक में इन सारे विषयों पर चर्चा होती तो न केवल जनहित में लोगों के दृष्टिकोण से उसका लाभ प्रदेश को मिलता, बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती और इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती। लेकिन उसके बाद भी देखते हैं, प्रयास करेंगे। तैयारी तो हम सब लोगों की है, पूरे प्रतिपक्ष इसके लिए तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन सरकार चर्चा कराने से भाग रही है और ये उसका उदाहरण आपके सामने में है। कोरोना के चलते, वैश्विक महामारी के चलते पूरे हिंदुस्तान में जो सभाओं का सत्र का कार्यकाल है वो काफ़ी संक्षिप्त सा है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा केवल 3 दिवस के लिए बुलाया जा रहा है। अब हम लोगों के लिए बजट 6 महीने का सत्र अवधि में सत्र करना भी ज़रूरी है। अनुपूरक कुछ हमारे जो आए हैं उनको पारित करना भी ज़रूरी है और कानून बनाने के लिए लगभग 12 विधेयक विधानसभा को प्रेषित किए गए हैं, उसका पारण भी आवश्यक है। इसलिए ये जो 4 दिन का हमारा विधानसभा सत्र कल से आहूत होगा और विधानसभा की पूरी तैयारी लगभग सरकार की ओर से। और वहीं बिहार चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम से बात की और विधानसभा चुनाव संबंधी तैयारियों के बारे में उचित दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारी, सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग के सभी अधिकारी शामिल हुए। वहीं पटना में ANM स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया। ANM स्वास्थ्य कर्मियों ने मंत्री के सरकारी आवास पर जाकर प्रदर्शन किया और सेवा स्थायी न किए जाने पर नाराजगी दर्ज की। आपको बता दें, ANM स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी इसी मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव भी किया। बिहार के ANM स्वास्थ्य कर्मी 33 दिनों से हड़ताल पर हैं और खुद को स्थायी करने की यहां मांग कर रहे हैं। बता दें कि ANM स्वास्थ्य कर्मी पिछले 13 साल से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का मांग है नियमित नियुक्ति करना। हम लोग 13 वर्षों से लगभग संविदा पे कार्य कर रहे हैं और 2016 में 7,000 ANM की वैकेंसी आई थी, जिसमें अनुबंध पर जो काम कर रही उसी को बहाल करना था। लेकिन ये लोग घुसखोरी को चलते हम लोग का बहाली नहीं किया। प्रेस वाले को बहाल, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसको बहाल कर लिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। तो हम लोग इसी के लिए लड़ाई में आए हैं कि हम लोग को नियमित नियुक्ति किया जाए। आप कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ये आपका मैटर है। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां सिंगरौली नगर निगम एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। नगर निगम सिंगरौली में काम कर रहे ठेकेदार ने इंजीनियर अशोक मिश्रा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ठेकेदार का आरोप है कि इंजीनियर को 2 लाख रुपए वो दे चुका है और रिश्वत की मोटी रकम लेने के बाद भी अशोक मिश्रा ठेकेदार से और रुपए की मांग कर रहा है। और इतना ही नहीं, निर्माण कार्य को घटिया बताकर बिल रोक लगाने की धमकी भी दे रहा है, जिससे परेशान होकर यहां अब ठेकेदार ने इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर से की है और न्याय की गुहार लगाई है। जो खबर सुनने में आई, देखने में आई कि ठेकेदार को परेशान करके उक्त इंजीनियर द्वारा कमीशन चेक में लिया गया, मतलब कमीशन को, रिश्वत को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और जिसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उक्त कर्मचारी को पूरी तरह से बचाने में लगे हुए हैं। यह सबसे बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए, बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। खट्टर ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने सोमवार को टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खट्टर ने कहा कि अपने सभी सहकर्मियों और सहयोगियों से अपील करता हूं कि अगर वे मेरे संपर्क में आए हैं तो वे अपना टेस्ट करवाएं। मैं अपने करीबियों से अपील करता हूं कि वे तुरंत खुद को क्वारंटीन कर लें। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF को भी काम पर लगाया गया है। यह हादसा आपको बता दें, सोमवार शाम करीब 6:30 बजे महाड़ के काजलपुरा इलाके में हुआ। जो इमारत गिरी है वो 10 साल पुरानी थी और इस बिल्डिंग में 50 परिवार रहते थे। हादसे के करीब 1 घंटे पहले ही इमारत हिल रही थी और इसके बाद ही एहतियातन 25 परिवारों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई परिवार अब भी फंसे रह गए। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब पंजाब सरकार ने ज्यादा प्रभावित जिलों में ज्यादा सख्ती शुरू कर दी है और इसी के तहत कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके लुधियाना में दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। सोमवार को प्रशासन के अधिकारियों ने ऑड इवन के तहत दुकानों पर नंबरिंग की और इसका पालन न करने पर 5,000 तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। ऐसा लगा रहे हैं जी, 1 नंबर वाला जो हुआ 1 नंबर लगा के दुकानों का नंबर लगा दिए हमने, 1 और 2 तो 1 नंबर आज बंद रहेगी, 2 नंबर खुलेगी। ये जो सरकार कर रही है बढ़िया काम कर रही है और इवन से फर्क पड़ेगा। हाँ जी, तो ये पॉलिसी ठीक है उसकी, जो एक दुकान बंद हो 2 नंबर खुली। हाँ, ये पॉलिसी बहुत बढ़िया है सरकार की पॉलिसी। आप इसको वेलकम करते हैं? हाँ जी, मैं वेलकम करता हूँ। मैं इस बाजार का यहाँ पर प्रधान हूँ और जो जैसे भी हमको ऑर्डर हुआ है थाने से, हम उसके साथ साथ एग्री हैं यहाँ पर। जो बढ़ते हैं आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। दुश्मन कोरोना को हराने के लिए अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की घोषणा कर दी गई है। यह ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा कि चीनी वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्लाज्मा से इलाज कर मरीजों को ठीक किया जा सकता है, इसीलिए प्लाज्मा के इलाज को मंजूरी दे दी गई है। प्लाज्मा में शक्तिशाली एंटीबॉडी होते हैं जिससे वो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकते हैं। भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी की मदद से लोग ठीक हो रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।